हेलो साथियों, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपने अपने दोस्तों को ये क्लास फिर भेज दे ताकि सभी दोस्त इसी 7 बजे पूरी की सभी बच्चे क्लास ले लें, ताकि सभी के क्लास 12 में अच्छी तरीके से परसेंटेज बन सके। लगभग 95 सभी साथियों की बननी चाहिए साथियों। तभी तो हमें खुशी होगी कि हमारे चैनल से बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज बना पाए साथियों। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें साथियों। तो आज हमने अध्याय 4 देखेंगे साथियों, हिंदी लिटरेचर की हिंदी साहित्य या अध्याय 4 बनारस से और दिशा दोनों कविता के बारे में प्रतिपाद्य और सार देखेंगे, यानी कि कवि परिचय और सार दोनों देखेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को बिना समय गवाए साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय। तो देखो, केदारनाथ सिंह इनकी जो कविता है उनका क्या नाम है, ले जीवन, यानी कि कवि परिचय, कवि है इनकी जो कविता दी है। उनके लेखक कौन है, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 को बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। कहां पर, 7 जुलाई को 1934 को जन्म हुआ था। बलिया में हुआ था। कौन से जिले, चकिया में हुआ था। बलिया तो जिला था और चकिया गांव था साथियों। क्या नाम है कवि का, केदारनाथ सिंह। कौन सी कविताएं, बनारस और दिशा। ओके साथियों। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने वहीं से आधुनिक कविता, हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि कर ली। कहां से, बलिया जिले के चकिया गांव से। क्लियर हो साथियों। वहां से क्या कर ली, एमए। उस समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक यानी कि लेक्चरार रहे साथियों, लेक्चरार, लेक्चरार है। ओके साथियों, क्या रहे, लेक्चरार रहे। क्लियर हुआ, प्राध्यापक। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर रहे रहते अवकाश प्राप्त कर लिया। प्रोफेसर क्या मतलब क्या होता है, जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं। अवकाश प्राप्त करना यानी कि कुछ दिनों के लिए उन्होंने छुट्टी ले ली साथी। आजकल दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आजकल का मतलब है कि जो पहले की बात बता रहे हैं 1934 की, कि अब वह दिल्ली में रहते हैं और वहां पर स्वतंत्र यानी कि अपने हिसाब से लेखन कार्य कर रहे हैं, उसमें जुट गए साथियों। अब इसका साहित्यिक जीवन के बारे में देखेंगे साथियों। केदारनाथ सिंह जीवन मूलतः मानवीय संवेदनाओं से कवि है। अपने कविता में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। केदारनाथ सिंह की कविता में शोर शराबा न होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभारता है। जमीन पकड़ाई है, संकलन में जमीन, रोटी, बेल आदि इसी प्रकार की कविता, संवेदना और विचार बोध उनकी कविताओं में साथ साथ चलते हैं। क्लियर हुआ। तीसरा शतक के अपने व्यक्तित्व में उन्होंने कहा कि प्रकृति बहुत शुरू से है, शुरू से मेरे भावों का आलम्बन रही। कछार मक्का के खेत और दूर दूर तक फैली पंगडंडियों की छाप आज भी मेरे मन पर उतनी ही स्पष्ट है। ओके, आ रहा है ना समझ में। समाज की प्रगतिशील ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है साथियों ये तो, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है यार। मानव के उच्चतर मूल्यों की परख मेरी रचनाओं में आ रही है या नहीं मैं नहीं जानता, पर उनके प्रति मेरे भीतर एक विश्वास, एक लालसा है, एक ललक जरूर जरूर है, जिसे मैं हर प्रतिकूल झोंके से बचाने की कोशिश करता हूँ, करता रहूंगा। देखो साथियों, कवि बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता है। ओके साथियों, देखी जाती ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कवि परिचय के बारे में बहुत तो आपको ज्ञान हो जाए, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। कवि परिचय में जो सार और कवि परिचय बताता हूँ उसमें आधा पार्ट तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाता है, ताकि अच्छी से समझ में आ जाती है फिर। ओके, अगला देखेंगे हम कि जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है। ओके, ये एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले जाता है, समीप यानी कि पास ले जाता है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह की भाषा और श्री नम्य और पारदर्शक हुई। ओके, और उनमें एक नई ऋतुजा और पेलो पेलो सपन आया है। उनकी कविता में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन अन्य से दृष्टिगोचर है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1989 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मेदिनी शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान तथा कुमार आसान, एक मिनट हो, मध्य प्रदेश, आगे यहाँ तक पढ़ लिए। अब कुमार आसान व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि कई अन्य सम्मानों से भी पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया साथ। क्लियर हुआ।
अब देखेंगे इनकी रचनाएं, तो देखो अब तक केदारनाथ सिंह के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से? अभी बिल्कुल अभी, जमीन पकड़ाई, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं और भाग, 4 काव्य इनके संग्रह प्रकाशित हुए हैं सारे। ओके, कल्पना और छायावाद उनकी आलोचना पुस्तक है। ओके, मेरे समय के शब्द निबंध हैं। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविताओं का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं ये नाम से प्रकाशित है। ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुए। परीक्षा में आता है आपकी, तो इसकी दो रचनाओं के नाम लिखिए, कौन सी की भी आ जाती है, और कवि का नाम भी आ जाता है। अंग्रेजी की 2 कविताओं के नाम लिखिए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं आपको कवि परिचय बताता हूँ। अब देखो कविता का सार, पहली कविता थी बनारस, तो देखो बनारस कविता में प्राचीन शहर बनारस के सांस्कृतिक व्यवस्था के साथ ठेठ बनारसी पंडित प्रकाश डाला गया है। जो बनारस से साथ प्राचीन की पहली बनारस है उसके ऊपर प्रकाश डाला गया, उनकी संस्कृति के बारे के ऊपर। देखो बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था के केंद्र है। किसकी? बनारस शिव की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और गंगा के साथ गंगा के नाम से भी बनारस प्रसिद्ध है, साथ दोनों का आस्था का केंद्र है। ओके, बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों में घाटों और किनारों के बेटे हैं। के किनारे बेटे का मतलब है कि गंगा मैदान, गंगा की जो भी चीजें होती हैं वो कहाँ पर स्थित है? बनारस में स्थित है। साथ ही विकार के कटोरे जिनमें वसंत उतरता है। वसंत का मतलब क्या होती है कि उनमें हमारा जीव भी उतरता है, यानी कि उसमें कुछ चीजें, कुछ रुपये उतर जाते हैं। इस शहर के साथ मिट्टी की आस्था, काशी और गंगा, गंगा के साथ सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी हुई है। ओके, सानिध्य मोक्ष की अवधारणा की, यदि हम गंगा नदी या रास्ता काशी में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा जो भी मोक्ष, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गंगा में बंदी नाव एक, और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप तो दूसरी तरफ भी न बुझने वाली चितागिन, उनके साथ हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो बनारस। बनारस में क्या होता है, इधर नाव है, इधर मंदिर है, इधर घाटे हैं, और बुझने वाले चिता में, यानी कि न बुझने वाले दिए हैं, वहां पर हवन कुंड है, धुआं धुआं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हवन होता है शादी। क्लियर? यहाँ हर कार्य अपने रो में होता है, अपने हिसाब से होता है। ये बनारस का चरित्र आस्था, श्रद्धा, व्यक्ति, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। वहां पर आस्था लेकर जाता है, कोई श्राद्ध लेकर जाता है, कोई विरक्ति लेकर जाता है, कोई विश्वास, कोई आश्रय, इस प्रकार से चीजें लेकर वहां पर जाता है इंसान। काशी की अति प्राचीन आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। ओके, समाहार एक समारोह होता है प्रत्येक प्रकार। ओके, उपसर्ग में यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्य को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है, इस शहर की दार्शनिक व्याख्या एक कविता करती है। कविता भाषा संचरण के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी है। ओके, इस पर भाषा संचरण के स्तर पर तो बिल्कुल सरल, अर्थ यदि इसका अर्थ समझे हम तो बहुत गहरी है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय है कि दिशा। बनारस कंप्लीट हो चुकी है, अब देखेंगे हम दिशा। दिशा कविता का बाल मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है, बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है, बालक का जवाब होता है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, यानी कि अपनी दिशा होती है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से खेलते हैं, यानी कि हर बच्चे का अलग अलग खेल होता है, अपने बच्चे का अपना अपना खेल होता है और उसे अपने हिसाब से खेलता है। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान और मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और यह एक और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीखते हैं। कविता की भाषा सहज और सीधी है साथियों। तो साथियों हमने दोनों कविता का क्या देख लिया है, सार देख लिया साथियों। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल है, और दोनों कविता बहुत ही सरल भी है और बहुत अच्छी भी है साथियों, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो इसका कल में सब संग व्याख्या देखेंगे साथियों। ओके, कल का करें।